बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान के जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, इनके जो मेन फीचर्स हैं, जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको मैं एक पेज पर आपको इन अ नेट शेल या उनको जो है ना एक प्रिसाइज तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और ये बिल्कुल आसान तरीका है तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस को याद करने का। इससे मुख्तलिफ टेस्ट में सवालात आते हैं, रिटन में और दूसरे वन पेपर के हिसाब से भी, MCQs के हिसाब से भी। तो ये एक नहायत मुफीद है। मुख्तलिफ टेस्ट जो अब हो रहे हैं, टाउन ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर या जो दूसरे उसके अलावा जो पंजाब में हो रहे हैं PPSC के अंडर में जो लेक्चरर के एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए ये नहायत मुफीद है। जनरल नॉलेज के पार्ट को ये क्लियर करेगा, पाकिस्तान अफेयर को भी क्लियर करेगा, ये करंट अफेयर को भी क्लियर करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन पहली बात तो होता क्या है, ये सेकंड लाइन में आप देखें टॉप से कि कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंट्री विच प्रोवाइड अ सिस्टम अंडर विच इट इज़ गवर्न। कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा पेपर होता है या एक ऐसा फाइल होती है, डॉक्यूमेंट होता है जिसके ज़रिए किसी भी मुल्क के सिस्टम को चलाया जाए। यानी किसी भी चीज़ को करने का वो उसका जो ज़ाब्ता है या कानून है, वो किस कानून के तहत होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है। यानी पाकिस्तान का अगर पार्लियामेंट है, उसके कितने मेंबरान होंगे वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करना है वो भी लिखा हुआ है। पाकिस्तान की ज़ुबान कौन सी होगी वो भी लिखा हुआ है। पाकिस्तान में जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो किस ज़ुबान में होगी, वो भी सारा हर चीज़ आईन पाकिस्तान के तहत होती है। इसीलिए किसी को भी अगर कोई सज़ा होती है या कैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर्स भी इवन डिस्क्वालीफाई होते हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। यानी वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनके ऊपर उनको सज़ा दी जाती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है जिसके थ्रू एक मुल्क को चलाया जाता है। ठीक है। बिफोर 1956 अब जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो पाकिस्तान का आया था 1956 में, यानी 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो आज़ाद होने के 9 साल के बाद ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1956 में। तो इससे पहले मुल्क कैसे चल रहा था? मुल्क तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। तो उससे पहले जो था वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के आर्टिकल 8 के मुताबिक, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके थ्रू हमारा ये चल रहा था। यानी इंडिपेंडेंस एक्ट तो बना था, ठीक है, उसके आर्टिकल 8 के मुताबिक जो 1935 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके थ्रू पाकिस्तान को चलाया जा रहा था। उसमें थोड़ी बहुत आगे पीछे करके अमेंडमेंट्स करके उसको बनाया गया था। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में पास हुई, उसमें इस्लामिक प्रोविजंस और दूसरी चीज़ें ऐड करके उस मुल्क को चलाया जा रहा था। फिर 1956 में एक पहला कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया 23 मार्च 1956 पे। ये फर्स्ट मैं देख रहा हूँ। अब देखें, डेट ऑफ प्रोमलगेशन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमल में कब आया, पास कब हुआ और अमल में कब आया। तो ये थी 23 मार्च 1956 पे ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अप्रूव हो गया और पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनकर मंजरेआम पर आया। इसी तरह अगर दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, अब मैं देखें डेट ऑफ प्रोमलगेशन, ये पहले इसमें है कॉलम में लेफ़्ट साइड पे, तो इसको अभी राइट साइड की तरफ जाएंगे हम। पहला 23 मार्च 1956 को हुआ था, दूसरा 1962 में आया था जो कि 7 जुलाई 1962 को अप्रूव हुआ था, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 को यानी 14 अगस्त 1973 पे अप्रूव हुआ था। सही है जनाब। अब डेट ऑफ एब्रोगेशन, यानी इसको तोड़ा कैसे गया, यानी ये ख़त्म कब हुआ, तो 7 अक्टूबर 1958 को पहला अप्रूव हुआ था 1956 में। इसको 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्ज़ा उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस आइन को ख़त्म कर दिया, एब्रोगेट कर दिया। ठीक है जनाब। फिर 1962 का कानून जो था, कॉन्स्टिट्यूशन जो था, वो 30 मार्च 1969 को जनरल यहिया के ज़रिए ये ख़त्म हुआ, एब्रोगेट हुआ। थर्ड 1973 वाला कानून का आइन अभी तक ये भी चल रहा है। ठीक है, ये एब्रोगेट तो नहीं हुआ लेकिन हेल्ड इन अबेयंस, यानी इसको साइड पे रख दिया गया। इसको अबेयंस कहते हैं कि किसी भी चीज़ को ख़त्म तो ना करना, लेकिन उसको फॉर द टाइम बीइंग उसको अमल से हटाकर साइड पे कर देना कि फ़िलहाल ये जो 1 2 3 साल
का जो अरसा है ये हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलाएंगे, एक दूसरा ऑर्डिनेंस पास करेंगे या ऑर्डर पास करेंगे, उसके थ्रू उसने चलाया जनरल ज़िया ने अपने 10 साल, ठीक है, या उससे थोड़ा कम अरसे में। तो उसके बाद फिर इलेक्शंस वगैरह हुए, उसके बाद दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर हुआ। तो जनरल ज़िया ने इसको एब्रोगेट नहीं किया, हेल्ड इन अबेयंस, अबेयंस में रखा इसको। 5 जुलाई 1977 को जब इन्होंने कू करके जो है ना वो उस वक्त की गवर्नमेंट को हटा दिया जो पीपल्स पार्टी की थी, उसके अलावा फिर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अबेयंस में रख दिया। फिर अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए, सॉरी ऑफिशियल नेम पाकिस्तान का क्या था, 1956 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान का नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। 1962 के कानून के मुताबिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और 1973 के कानून आइन के मुताबिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन थे। पहले में 1956 वाले में 234 आर्टिकल्स, 13 पार्ट्स, 6 शेड्यूल थे। 1962 वाले में 250 आर्टिकल्स, 13 पार्ट, 3 शेड्यूल, और 73 के कानून आइन में 280 आर्टिकल्स, 12 पार्ट्स और 7 शेड्यूल थे। अब अमेंडमेंट क्राइटेरिया क्या है, यानी आइन में अगर कोई तरमीम करनी है, कोई चेंजिंग लानी है, तो उसमें किस तरह से चेंजिंग लाई जाएगी, तो अमेंडमेंट क्राइटेरिया की बुनियाद पे इसको चेंज किया जाता है। यानी ये पहला का जो आइन था ये सेमी रिजिड था, यानी इतना ज़्यादा, वो रिजिड का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ठोस या बहुत ज़्यादा सख्त, जिसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो ये सेमी रिजिड था, यानी इसमें गुंजाइश थी जो है ना आइन में अमेंडमेंट की। तो 2/3 मेजॉरिटी फॉर अमेंडमेंट, पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी अमेंडमेंट करने के लिए। और 1962 वाला जो था उसमें 2/3 मेजॉरिटी फॉर अमेंडमेंट, और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर थी। लेकिन अगर पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर भी देता है तो प्रेसिडेंट की मर्जी के बगैर वो पास नहीं हो सकती। देखें कितनी मुश्किल है इसमें अमेंडमेंट करना। और थर्ड में 1973 में रिजिड है ये भी, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउस इज रिक्वायर्ड। जो लोअर हाउस है नेशनल असेंबली और अपर हाउस सेनेट, दोनों हाउसेस की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, फिर जाके आइन में तरमीम होगी। ये भी बहुत मुश्किल प्रोसेस है और इसको तरमीम करना बहुत मुश्किल है। फिर अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखा जाए तो, सॉरी फॉर्म ऑफ स्टेट, तो पहले में भी फेडरेशन थी, हमारा मुल्क फेडरेशन था, यानी उसमें मुख्तलिफ यूनिट्स हैं जिनको प्रोविंसेस कहा जाता है, वो मिलकर एक स्टेट ऑफ पाकिस्तान बनाते हैं। फेडरेशन में यही होता है कि सूबों के पास पावर ज़्यादा होती हैं और फेडरल के पास भी, वफाक के पास भी पावर होती हैं, और सारे यूनिट मिलके एक फेडरेशन बनाते हैं। ये भी फेडरेशन थी, तीनों में हमारा मुल्क फेडरेशन ही रहा है, सही है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम था, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये है कि प्रेसिडेंट जो है ना वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है और प्राइम मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी पार्लियामेंट होती है, यानी प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर्स होते हैं। लेकिन फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम था 1962 में, यहाँ पर जो है ना वो प्रेसिडेंट मेन जो रूल कर रहा था, इसके पास ज़्यादा पावर्स थी। और फिर और एक और बात, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर की सीट नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो नहीं होती प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। जैसे अभी चीन में है, अमेरिका में है, इन ममालिक में प्रेसिडेंट्स हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो ये प्रेसिडेंट वहाँ के जो है ना वो पावरफुल हैं। और हमारे पास देखें तो हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यूके में भी पार्लियामेंट सिस्टम है। तो ये चीज़ें इसमें क्या होता है, इसमें प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होता है, जिसको हेड ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। और फिर थर्ड में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम था। लेजिस्लेचर की बात की जाए, यानी जो हमारा पार्लियामेंट है वो फर्स्ट वाले में यूनिकैमरल था, उसका एक ही हाउस था जिसके 300 मेंबर थे, 150 ईस्ट पाकिस्तान के और 150 वेस्ट पाकिस्तान के। ईस्ट पाकिस्तान का मतलब जो आज बांग्लादेश है उसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, तो उधर भी 150, उसके भी 150 इस साइड के, तो इससे 300 मेंबर का एक हाउस बनता था। फिर 1962 के आइन में भी यूनिकैमरल एक ही हाउस था और उसकी सीटें जो थी वो पहले 156 थी, फिर बढ़ाकर 218 सीटें कर दी गई। और 1973 में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी दो हाउसेस हैं, एक पार्लियामेंट के, एक नेशनल असेंबली जिसको लोअर हाउस कहते हैं और एक अपर हाउस जिसको सेनेट कहा जाता है। तो सेनेट की 100 सीटें हैं अभी फ़िलहाल, यानी ये इसके बाद अभी जो ख़त्म होगा 2022 में, तो फिर उसके बाद हमारी सीटें कितनी बच जाएंगी, 96 बच जाएंगी, क्योंकि अभी हमारी जो अमेंडमेंट हुई है जिससे फाटा मर्जर हुआ है उसके बाद से
पाकिस्तान की सीटें फिर 96 बच जाएंगी। और नेशनल असम्बली की सीटें 342 हैं, लेकिन ये 25वीं अमेंडमेंट के बाद जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके बाद ये 332 बन जाएंगी, सीटें रह जाएंगी, 10 सीटें ख़त्म हो जाएंगी। और सेनेट की भी 104 थी, जिससे अभी 4 ख़त्म हुई, उससे 100 बने, लेकिन 4 और ख़त्म होंगी। फाटा की कंप्लीट सीटें जो है वो ख़त्म हो गए, 100 से 96 बचेंगी। नेशनल लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो उर्दू और बंगाली दोनों थी, उस वक्त हमारे दोनों विंग्स थी, तो इसलिए दोनों लैंग्वेज थी। 1962 में भी उर्दू और बंगाली दोनों नेशनल लैंग्वेज थी। और 73 के आइन में, क्योंकि बांग्लादेश अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया, तो उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज तब से है। और ऑफिशियल लैंग्वेज यानी जो कागज़ी लैंग्वेज है या दस्तावेज़ी लैंग्वेज है, या जो मुल्क में सिस्टम जो चल रहा है वो किस ज़ुबान में होगा, गवर्नमेंट का या स्टेट का जो भी, वो हमारा अंग्रेज़ी में होता है। तो तीनों में इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज रही है। फिर सिस्टम ऑफ इलेक्शन की अगर बात की जाए तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इतना वाज़ेह सिस्टम ऑफ इलेक्शन नहीं था। फिर दूसरे में क्या था कि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन, यानी प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होते थे वो 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स के थ्रू, जिसको बीडी सिस्टम कहा जाता है, उसके थ्रू इलेक्ट होते थे। ईस्ट पाकिस्तान से भी 40,000 वेस्ट पाकिस्तान से, वो मिलकर वोट करते थे कि हाँ भाई हम इसको प्रेसिडेंट अपना मानते हैं। फिर थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में है कि डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन, एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी 18 साल का जो भी बंदा है जिसके पास CNIC है या NIC है, वो वोट करेगा, उसके थ्रू हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या जो नेशनल असम्बली या सेनेट, नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं वो चूज़ होंगे। और इसी तरह प्रोविंशियल इलेक्शन भी इसी तरह होते हैं कि हम वोट डालते हैं उसके थ्रू। इसको कहते हैं कि डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। फिर जुडिशल सिस्टम क्या था? जुडिशल इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट वो हाईएस्ट कोर्ट है और कोर्ट ऑफ अपील है, और तीनों में हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट रही है। रोल जुडिशरी का अलग रहा है, लेकिन जो इंडिपेंडेंस है उनकी वो इंश्योर रही है, और सुप्रीम कोर्ट को हाईएस्ट कोर्ट का एजाज़ हासिल रहा है। फिर अगर इस्लामिक प्रोविजंस की बात करें तो 1956 का जो कवानीन जो आइन है, उसके जो कवानीन है वो इस्लामिक किस तरह थे? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया उसका नाम आइन का। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसकी मैंने पहले बात की 1949 में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली ख़ान, उनके दौर में ये पास की गई। इसमें मुख्तलिफ इस्लामिक इंजंक्शंस हमारे उसमें आइन में ऐड की गई, क्योंकि 1935 का जो आइन था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने लिया था, तो उसमें हमने अपने हिसाब से अमेंडमेंट करके उसको थोड़ा सा इस्लामी रंग दिया, ताकि जिस तरह से कि भाई जो हमारा प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है वो मुसलमान होगा, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमने उसमें ऐड की कि प्रेसिडेंट मस्ट बी मुस्लिम। आर्टिकल 32 के मुताबिक फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन से किसी को रोका नहीं जाएगा, ठीक है। फिर बैन ऑन लिक्वर, गैम्बलिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन, इस पे बैन लगाया गया। फिर इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिर इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हैं। ये शो करता है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो, कौन सा आइन जो है वो ज़्यादा उसमें इस्लामिक चीज़ें थी। तो तीनों में ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें ऐड की गई थी, और तीनों का जो अगर बात की जाए सेक्युलर या रिलीजियस है, तो सेक्युलर कम है, इसमें रिलीजियस चीज़ें भी ऐड हैं, तो ये दोनों का एक मिक्स है। और इसी तरह 1973 में भी जो है ना वो पॉइंट 1 और 2 सेम रखे गए, बाकी जो है ना इस्लाम को जो है ना स्टेट रिलीजन करार दे दिया गया। फिर टीचिंग ऑफ इस्लामियात स्कूल कॉलेजेस में, फिर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट मस्ट मुस्लिम, और जो पार्लियामेंट था उसका नाम मजलिस शूरा रखा गया। इस्लामिक आइडियोलॉजी बनाया गया। तौहीद और ख़त्म नबूवत डिक्लेरेशन, यानी जब भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या उसके अलावा जो भी कोई भी ऑफिसर जब ओथ लेगा तो वो ये शो कराएगा, ये डिक्लेयर करेगा, ये अपनी ज़ुबान से कहेगा कि मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि अल्लाह ताला एक है, यानी तौहीद पर की बात करेगा वो, और ख़त्म नबूवत यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन है। और इसके अलावा रिलीजियस मिनिस्ट्री बनाई गई। फिर डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम भी बनाई गई। इसी तरह अभी बेसिक राइट्स की अगर बात करें तो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में तकरीबन सिमिलर बेसिक राइट्स दिए गए थे, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, मूवमेंट, अर्निंग लिवलीहुड, प्रोफेसिंग रिलीजन, होल्डिंग प्रॉपर्टी, यानी लोगों को
इजहार की आज़ादी है, लोगों को एक जगह जमा होने की आज़ादी है, जिसको फ्रीडम ऑफ असेंबली कहते हैं, ठीक है। फिर वो उसमें प्रोटेस्ट करें या अपना कोई भी जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो उसमें उसकी डिमांड के लिए अपनी मांग कर सकते हैं। आप कारोबार कर सकते हैं, अपना रिलीजन मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, ये आपकी बेसिक राइट्स हैं। जो भी पाकिस्तान का शहरी है वो यहाँ पर प्रॉपर्टी ले सकता है, इनहेरिट भी कर सकता है और ख़रीद भी सकता है। फिर जान और माल की हिफाजत स्टेट की ज़िम्मेदारी है। और फिर अगर किसी भी शख्स को फोर्सफुली अरेस्ट नहीं किया जा सकता और ना ही उससे कोई लेबर मजदूरी ज़बरदस्ती ली जाती है, यानी स्लेवरी को इसमें बैन कर दिया गया है। और उसके अलावा 1962 में भी फंडामेंटल राइट्स यही थे तकरीबन। और इसके अलावा 1973 में भी स्लेवरी वगैरह को बैन किया गया। इसी तरह हर किसी को अपने कल्चर और लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का हक दिया गया, ठीक है। तभी तो आप हमें देखते हैं ना कि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग रहते हैं और हर बंदा अपनी ज़ुबान बोलता है। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी जो कागज़ी लैंग्वेज है वो अलग है, लेकिन हर किसी को ये हक है कि वो किसी भी ज़ुबान में बात कर सकता है और अपनी ज़ुबान को प्रोमोट कर सकता है, अपने लोकल कल्चर को प्रोमोट कर सकता है। फिर मिसलिनियस में अगर देखें तो कुछ पावर्स की बात कर रहा है कि प्रेसिडेंट हैज़ फॉलोइंग पावर्स, डिक्लेयर स्टेट ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है मुल्क में। फिर नॉमिनेट द प्राइम मिनिस्टर, प्रीमियर वो उसको नॉमिनेट करेगा, ठीक है। फिर अपॉइंट हाई ऑफिशियल जजेस और गवर्नर्स वगैरह को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और प्रेसिडेंट को सुप्रीम कमांडर भी कहते हैं पाकिस्तान का। फिर नेशनल असम्बली का सेशन कर सकता है, बुला सकता है और नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता है। ये सारे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं पावर्स प्रेसिडेंट के। तो इसलिए तो मैं कह रहा था ना कि इसमें प्रेसिडेंट्स जो थे वो ज़्यादा पावरफुल थे, उनके पास ज़्यादा पावर्स थी। उसके अलावा ऑर्डिनेंस निकाल सकता है, और ये तो अभी भी ऑर्डिनेंस तो हमेशा प्रेसिडेंट ही जारी करता है। और जब नेशनल असम्बली सेशन में ना हो ये तब उसने करना है, वैसे नहीं करेगा। फिर रिजॉल्व एंड कंडोन द पनिशमेंट अवॉर्डेड बाय कोर्ट्स, अगर कोई भी कोर्ट उसको किसी भी शख्स को कोई पनिशमेंट दे देती है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, उसकी सवाबदीद है कि वो उसको माफ़ भी कर सकता है। जैसे हमने देखा ना आसिया बीबी के केस में, जो उस वक्त के गवर्नर थे सलमान तासीर, गवर्नर पंजाब, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी आसिफ अली जरदारी साहब से, फिर उन्होंने उसकी सज़ा माफ़ कर दी गई। जिसके बाद ये सारा मसला जो मुमताज़ कादरी वाला हुआ था ये उसके बाद का चक्कर है, जो भी है उसमें उसकी डिटेल में नहीं जाते। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी की भी सज़ा माफ़ कर सकता है। फिर प्रेसिडेंट वाज ओमनीपोटेंट ड्यू टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ रूल, इसमें तो प्रेसिडेंट के पास ही सारी पावर थी, सारे जो भी मुल्क के सिस्टम है उसकी पावर प्रेसिडेंट के पास थी, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम था और प्राइम मिनिस्टर की कोई जगह नहीं थी। फिर 1973 में क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया, प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल हो गया, लेकिन ये जो पावर्स हैं वो उनकी बात करते हैं। लॉज रिगार्डिंग हाई ट्रीजन, ठीक है, ये पास किए गए। उसके अलावा ऑल द पीपल कंसीडर्ड पाकिस्तानी सिटीजन्स अक्रॉस द कंट्री, तमाम जो भी लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं उसकी एक डेफिनेशन है, तो उनको पाकिस्तानी सिटीज़न माना जाएगा। यानी ऐसे नहीं है कि मैं अगर सिंध में रह रहा हूँ तो मैं जो है ना पाकिस्तानी नहीं हूँ, मेरा जो है ना वो पाकिस्तानी कंसिडर नहीं किया जाऊँगा, या मैं अगर पंजाब में रह रहा हूँ तो मैं नहीं कंसिडर किया जाऊँगा। जो भी पाकिस्तान के किसी भी सूबे में किसी भी इलाके में रह रहा है वो पाकिस्तानी कंसिडर किया जाएगा। और रूल ऑफ लॉ होगा। और प्रेसिडेंट हैड ऑप्शन टू रेफरेंडम ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो मुल्क में किसी भी अहम मसले पे रेफरेंडम करा सकता है। तो ये जो है ना मेन पावर्स थी, जो भी तीनों कॉन्स्टिट्यूशन की मेन प्रोविजंस फीचर्स कह लें। तो ये मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में शॉर्टकट वे में आपको समझा दिए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको मुफीद लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। और अगर इसमें कोई मिस्टेक है या आप चाहते हैं कि कोई एडिशन हो सकता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।